चलिए हम लोग पिछले कक्षा में संधि तक ग्रामर में पढ़े थे, यानी व्याकरण में पढ़े थे, और उसके बाद बुक से हम लोग 2 लेक्चर बनाए थे जिसमें था पत्र लेखन। ठीक है, आज पढ़ते हैं आगे उसी में समास। ठीक है, कहता है समास से पहले हम लोग एक चीज पढ़े थे जिसमें ना कारक में विभक्ति आता था। कारक में क्या आता था? विभक्ति आता था। विभक्ति का मतलब हुआ ये जो हम बताए थे, जैसे शब्दरूप जो बताए थे उसमें विभक्ति होता था। ऐसे एक वचन, द्विवचन, बहुवचन लिखते थे। उसके बाद आप दाएं साइड देखते हुए लिखते थे प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, ऐसे करके 7 को विभक्ति लिखते थे, 8वां में संबोधन लिखते थे। ये सब बात लिखते थे ना जो विभक्ति में लिखते थे। ठीक है, ये चीज हम विभक्ति आपको कारक में ही पढ़ाए थे। ठीक है, उसमें ये बताए थे जो शब्द रूप को कैसे लिखते हैं, शब्द रूप भी बताए थे। अब देखिए समास में सबसे ज्यादा यूज यही विभक्ति और शब्द रूप का है। ठीक है, उसमें जो लिखा जाता है ना शब्द, उसमें क्या होता है, कहता है कि शब्द रूप पे ही क्या होता है, लिखा जाता है। अगर समास को तोड़िएगा तो उसमें शब्द रूप का सबसे ज्यादा यूज होता है। इसे लिखा रहेगा जैसे वह द्वितीय विभक्ति में टूटेगा। किसमें टूटेगा? द्वितीय विभक्ति। ठीक है, तो द्वितीय विभक्ति में जो होगा सिर्फ उसी पे टूटेगा। अब आइए देखते हैं जो समास किसको कहते हैं। कहता है समास होता है अगर कहता है कोई 2 शब्द, एक शब्द होता है, या तो उसको विभक्ति से हटाकर 2 भाग में तोड़ देते हैं, या विभक्ति को हटाकर उसको जोड़ देते हैं। ठीक है, या अलग करते हैं, या क्या करते हैं 2 भाग में जोड़ देते हैं, उसको क्या कहते हैं? समास कहते हैं। चलिए अब इसी में देखते हैं आगे समास किसको कहते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे समास। ये समास में कहता है 2 या 2 से अधिक शब्दों के बीच की विभक्ति को हटाकर। ठीक है, हम बोले थे 2 या 2 से शब्द होगा जिसमें क्या होगा? विभक्ति। 2 या 2 से अधिक शब्दों के बीच की किसको हटाकर? विभक्ति को हटाकर, और जब उन्हें मिलाकर कोई नया शब्द बनता है उसे क्या कहते हैं? समास कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? समास कहते हैं। अब विभक्ति को हटाकर और उसे क्या करेंगे? मिलाकर एक नया शब्द बनेगा, उसे क्या कहेंगे? समास कहते हैं। ठीक है, कहता है देखिए कोई एक शब्द 2-3 शब्द होगा जो अलग अलग होगा। 2-3 शब्द जैसे कोई लिखा हुआ, जैसे यहाँ लिखे हैं दिनम दिनम प्रति। क्या लिखे हैं? दिनम दिनम प्रति लिखे हैं। ठीक, देखिए इसमें ना मोह हलंत है, तो आप सोचिए लिखे क्या थे? बालकम लिखे थे द्वितीय विभक्ति में, बालकम। तो ये विभक्ति है, तो ये हटाकर और ये, ठीक है, इसको जोड़ के जो एक नया शब्द बनेगा उसी को क्या कहेंगे? समास कहेंगे। इसे यहाँ देखिए क्या लिखा है? त्रयानांग लोकानांग। देखिए बालकम त्रयानांग लोकानांग समाहार, ये विभक्ति है लगा हुआ, इसको हटाकर इसको क्या करते हैं? जोड़ते हैं। अब हर एक समास में कुछ ना कुछ अलग चीज होता है जो लगा होता है, जिससे हम लोग ये पता करते हैं ये कौन सा समास है, ये क्या है, कौन सा समास है। ठीक है, तो ये चीज पता करने के लिए समास कौन सा है ये पता करने के लिए देखिए इसमें लगा हुआ है, ऐसे ये लगा हुआ है समाहार लगा हुआ है। ये ना एक ही समास होता है जिसमें किसका प्रयोग करते हैं? समाहार का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? समाहार का प्रयोग करते हैं। वो होता है द्विगु समास। और क्या होता है? द्विगु समास होता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं? उसके लास्ट में यानी अंतिम में ये समाहार लगा होता है, जिससे ये पता चल जाता है ये कौन सा समास है? द्विगु समास। ठीक है, चलिए ये समास को तो आगे पढ़ेंगे, तब पढ़ेंगे जो समास में अलग अलग क्या होता है। कहता है 2 या 2 से अधिक। देखिए यहाँ का कोई में 2 भी है, 2 से अधिक भी है। ठीक, 2 भी शब्द है, 2 से अधिक भी शब्द है। 2 या 2 से अधिक शब्द, देखिए उसके क्या बीच में क्या लगा रहेगा? विभक्ति का प्रयोग होगा। इसका प्रयोग होगा विभक्ति। देखिए इस समास पढ़ने से पहले आपको विभक्ति और शब्द रूप अच्छा से आना चाहिए। विभक्ति और शब्द रूप अच्छा से आना चाहिए। विभक्ति और शब्द रूप आपको कारक में पढ़ाए थे, जो विभक्ति क्या होता है, और वही विभक्ति जब बता रहे थे तभी हम क्या किए थे? शब्द रूप को बता दिए थे। ठीक है, तो ये दोनों चीज आना चाहिए समास रखने से पहले। कहता है 2 या 2 से अधिक शब्दों के बीच विभक्ति को हटाकर, किसको हटाएंगे? विभक्ति। ये जो है विभक्ति, उसको हटा देंगे और उसको क्या करेंगे? तब हटाकर और तब उन्हें मिलाकर, यहाँ तब लिख दीजिए जब की जगह। ठीक है, तब उन्हें क्या करेंगे? मिलाकर कोई नया शब्द बनाते हैं। ये दोनों मिलाकर कोई एक नया शब्द बनाते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? समास कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? समास कहते हैं। तो देखिए इसी में देखते हैं कैसे। ऐसे देखिए लिखा है ग्राम गतः। क्या लिखा है? ग्राम गतः। क्या लिखे यहाँ पे? ग्रामम गतः। क्या लिखे हैं? ग्रामम गतः। देखिए मम
बालकम, कौन विभक्ति? द्वितीय विभक्ति। कौन विभक्ति? द्वितीय विभक्ति। यहाँ देखिए, यहाँ नहीं लिखे ग्रामम, क्या किए? विभक्ति को हटाए। विभक्ति को क्या किए? हटाए। विभक्ति को हटा के और ये शब्द को जोड़े तो ये शब्द बना। ठीक। और देखिए, इससे एग्जाम में ना ये नहीं पूछा जाता है जो नया शब्द क्या बनेगा। ठीक, ये कभी एक क्वेश्चन कभी पूछ लेता है जो नया शब्द इससे क्या बनेगा। ठीक है, नया शब्द अगर बोलेगा बनाने के लिए तो आप इजी मार दीजिए, बना दीजिएगा उसको, ये शब्द नया बनेगा। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में पूछता है, ऑप्शन दिया हुआ होता है। लेकिन कभी कभी पूछता है कि ये समास है कौन सा। ठीक है, तो समास के देखिए, समास के कुल 6 प्रकार होते हैं। अक्सर बुक में देखिएगा कुल 6 प्रकार दिए हुए होइएगा। क्या होता है ना, एक समास होता है वह 2 प्रकार का होता है। एक समास होता है वह क्या होता है? 2 प्रकार का होता है। तत्पुरुष समास 2 प्रकार का होता है, एक कर्मधारा है, एक द्विगु। एक तत्पुरुष समास होता है जो क्या होता है? 2 प्रकार का होता है। अगर उन दोनों को हटा दे तो समास कुल कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। संस्कृत का जो व्याकरण सबसे शुरू में आया था, ठीक है, उसमें अभी भी समास को 5 भेद में दिया गया है। तत्पुरुष का 2 भेद को हटाकर, ठीक है, जो एक समास है वह अभी हिंदी व्याकरण में, अभी हिंदी व्याकरण और संस्कृत व्याकरण एक जैसा ही है। ठीक, उस समास को अभी नहीं पढ़ना पड़ता है। अभी के अनुसार समास कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। चलिए अब देखते हैं उन चारों प्रकार समास के कितने भेद होते हैं? 4। ठीक, कहता है पहला होता है अव्ययीभाव समास, दूसरा तत्पुरुष, तीसरा द्वंद्व समास, ठीक है, चौथा बहुब्रीहि समास। ठीक है, ये 4 भेद होते हैं। आपको हम बताए तत्पुरुष के कितने भेद होते हैं? 2। एक कर्मधारा है और एक द्विगु। एक कर्मधारा समास होता है और एक द्विगु समास होता है। इस तरह से अगर आप देखिएगा तो टोटल समास के भेद होते कितने हैं? 4। लेकिन तत्पुरुष का 2 भेद जो होता है, एक कर्मधारा समास और एक द्विगु समास। इस तरह से हम कहीं कहीं बुक में ये भी लिखा मिलता है जो समास के कुल कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। समास के कुल कितने भेद होते हैं? 6। ठीक, अब देखिए पहला समास का जो आपको हम परिभाषा लिखाए, ये तो सब में लागू होता होगा। जो क्या करेंगे, कोई जैसे लिखे, अभी आपको एग्जाम्पल हम दिए थे, ग्राम दिए थे, इसको हम लिखे थे ग्रामम लिखे थे। ये जो लिखे थे, ये देखिए सब पे ये चीज लागू होगा। जो ये 2 या 2 से अधिक भाग में लिखा होगा, यानी 2 या 2 से अधिक शब्द लिखा हुआ होगा और उसमें आपको क्या लिखा होगा? विभक्ति लिखा हुआ होगा, उसमें विभक्ति लगा हुआ होगा। ठीक, उसमें क्या लगा हुआ होगा? विभक्ति लगा हुआ होगा। विभक्ति का मतलब हुआ, जैसे मान के चलिए आपको हम बताए थे, लिखा हुआ था जैसे बालक सब लिखते थे। ठीक है, तो लिखते थे बालका, बालको, बालका लिखते थे। बालको, बालका, बालको, बालका, ये सब लिखते थे। इसका क्या मतलब होता है? इसी प्रथमा विभक्ति, ये क्या विभक्ति है? प्रथमा विभक्ति है। प्रथमा विभक्ति है और ये प्रथमा विभक्ति एक वचन का पहला शब्द। आपको इसमें ना समास में ये नहीं पढ़ना होगा ये किस वचन में और क्या लिखेंगे। ठीक, किस वचन में और क्या लिखेंगे, आपको सिर्फ इतना ही जानना चाहे जो इस विभक्ति में आखिर इसका होता क्या है। इससे पहले आप उसको याद कीजिएगा। जैसे विभक्ति जो पढ़ना है ना, उसको एक बार पहले याद कर लीजिएगा विभक्ति में क्या होता है। जैसे देखिए इसमें ग्रामम है, लिखा हुआ है ग्रामम। इसे देखिए इसका द्वितीय विभक्ति में जो लिखते हैं बालका, बालको, बालका में लिखते हैं तो उसका लिखते हैं बालकम। क्या लिखते हैं? बालकम। इसका मतलब हुआ यहाँ जो शब्द लिखा हुआ है ये किस विभक्ति में लिखा हुआ है? द्वितीय विभक्ति में लिखा हुआ है। किस विभक्ति में लिखा हुआ है? द्वितीय विभक्ति। अगर ये शब्द आप देखिएगा 2 भाग में क्या शब्द लिखा हुआ है? एक लिखा हुआ है ग्राम, एक लिखा हुआ है गता। एक लिखा हुआ है ग्राम और एक लिखा हुआ है गता। यही 2 शब्द है। इस शब्द में, इसी ग्राम शब्द में एक विभक्ति यानी इसको क्या किया है? द्वितीय विभक्ति में लिख दिया है ग्रामम। इसको किस विभक्ति में लिख दिया है? द्वितीय विभक्ति में लिख दिया है ग्रामम। तो ये विभक्ति का जो लिखा हुआ चीज है ना, विभक्ति का जो चीज इसमें लिखा हुआ है उसको क्या करना है? हटा देना है। उसको क्या करना है? हटा देना है। पूरा समास में इस बात को ध्यान रखिएगा
जो विभक्ति का ये बालकम जो है, इस मो को ये शब्द मेन जो बनेगा उसमें उस विभक्ति का जो शब्द है उसको नहीं लिखते हैं। जैसे बालक का एक षष्ठी विभक्ति में होता है बालकस, ठीक। षष्ठी विभक्ति देखिए, षष्ठी विभक्ति आपको उसमें बताए सबसे ज्यादा क्यों पूछा जाता है, क्योंकि षष्ठी विभक्ति का ना सबसे ज्यादा यूज होता है। षष्ठी विभक्ति का मतलब होता है संबंध कारक, षष्ठी विभक्ति का मतलब होता है संबंध कारक, और संबंध कारक का चिन्ह होता है का, के, की, होता है ना। और सबसे ज्यादा शब्द अगर बनेगा सेंटेंस में, अगर सबसे ज्यादा चीज का यूज होगा किस शब्द का होगा, वही का, के, की का। राम का भाई, ठीक है, सीता की बहन, ठीक है, का, के, की, इसका क्या होगा, सबसे ज्यादा प्रयोग होता है। अब ये जो चीज हम आपको बता रहे थे, ये मोह हलंत को क्या करते हैं, ये मतलब हलंत मेन चीज जो होता है विभक्ति का जी, इसको क्या करते हैं, हटा देते हैं। इसको क्या करते हैं, हटा देते हैं। कब लिखते हैं, जैसे देखिए इसी में आपको चीजें बताए थे, जैसे प्रतिदिन, अभी लिखा है ना गो, प्रतिदिन का क्या होगा, तो लिखाए थे आपको हम दिनम दिनम प्रति, लिखा है। जैसे प्रतिदिन, जैसे क्या लिखे थे हम, प्रतिदिन लिखे थे। प्रतिदिन क्या लिखे, देखिए दिनम दिनम, दोनों में क्या लिखा है, विभक्ति लगा हुआ है ना, तो ये विभक्ति को यहाँ लिखे दो बार, प्रतिदिन। प्रतिदिन इसका मतलब क्या हुआ, प्रतिदिन का मतलब हुआ आज भी कल भी, इसी कारण यहाँ इसको दो बार लिखिए, जिससे ये बोध हो जो हम क्या करते हैं, इस काम को निरंतर करेंगे, इस काम को निरंतर करेंगे, है ना। इसी कारण इसको दो बार लिखे, दिनम दिनम। तो ये देखिए इसमें हम ये मोह हलंत का प्रयोग किए हैं शब्द में, नहीं किए, क्योंकि ये मोह हलंत जो है ये इसका क्या है, विभक्ति है। ये मोह हलंत जो है इसका क्या है, विभक्ति है? जैसे देखिए यहाँ लिखा हुआ है पंचवटी, क्या लिखा हुआ है, पंचवटी। ये संख्यावाचक शब्द है, ये क्या है, संख्यावाचक शब्द है। तो ये क्या होगा, पंचानांग बटानांग समारक, ठीक है। ये पंचवटी जो है, ये सिर्फ पंचवटी यहीं तक खत्म हो गया, पंचानांग और बटाना। ये नाम जो है एक होता है शब्द बाल का नाम, होता है बाल का नाम या बाल का नाम, ठीक। ये शब्द ये विभक्ति है, दोनों विभक्ति लगा हुआ है। हम ये बोले थे आपको, ये समाहार है, ये सब ये इसीलिए दिया हुआ है जिससे ये पता चलता है जो ये किस समास का भेद है, जिससे ये पता चलता है जो ये किस समास का भेद है। जैसे देखिए यहाँ लिखा हुआ है शिव केशवो, शिव केशवो, क्या लिखे, शिवस्य केशवस्य, शिवस्य केशवस्य। यह देखिए आप बोलिएगा, यहाँ देखिए ये शिवस्य केशवस्य, दोनों में ये है ना, लेकिन है केशिव केशवो, ये दोनों अलग चीज है, ठीक। तो यही सब चीज, चौ का मतलब होता है संस्कृत में और, यही सब चीज से पता चलता है। जैसे ये शिवस्य केशवस्य लिखा हुआ है, ये सब इसीलिए है जो समास का भेद का पता होता है, ठीक। अगर ये सब चीज का जितना चीज है सब हम लोग क्या करेंगे, एक अगला वीडियो में आगे देखेंगे, सब कुछ को क्या करेंगे अगले वीडियो में। अब अलग अलग जब भेद देखेंगे तो यही सब चीज को क्या करेंगे, पढ़ाएंगे। देखिए समाज जितना टफ आप समझते थे उतना है नहीं, एकदम इजी है, आपको हर एक चीज समझ में आएगा। एक भी ऐसा चीज नहीं होगा पढ़ने के बाद आपको एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो नहीं बनेगा, कहीं तक का अगर समाज से कोई क्वेश्चन आता हो तो जरूर बनेगा। देखिए आपको पहले ही बताए हैं, किसी चीज का ना अब परिभाषा नहीं पूछा जाता है, ये नहीं पूछता है जो समास किसको कहते हैं, ये चीज नहीं पूछता है जो समास किसको कहते हैं, ठीक है। समास किसको कहते हैं ये नहीं, बनता कैसे है ये चीज पूछा जाएगा, ठीक है। बनता कैसे है ये चीज है, जो बनाएंगे कैसे, ठीक। अब बनाएंगे कैसे, तो यही चीज ये बनाने के लिए आपको क्या करेंगे, हम अगले क्लास में सिखाएंगे। देखिए मोहलंत है, तो ये बोले आप क्या कीजिएगा, इस क्लास के बाद ये देखने के बाद विभक्ति वाला क्लास जो था कारक में, उसको एक बार याद कर लीजिएगा, उसको क्या कीजिएगा, याद कीजिएगा, ठीक है। इस याद करने के बाद, ठीक है, अब याद करने के बाद जब नेक्स्ट क्लास होगा, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम संस्कृत जब पढ़ाएंगे तब इस चीज का अलग अलग भेद को पढ़ाएंगे, क्या करेंगे, अलग अलग भेद को पढ़ाएंगे और उसमें ये बताएंगे कि आखिर ये क्या होता है, बनता कैसे। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय। पिछले क्लास में हम देखे थे क्या समास किसे कहते हैं, ये देखे थे समास किसको कहते हैं और समास के कितने भेद होते हैं, ये पढ़े थे। समास के सभी भेद का हम लोग नाम भी जान लिए थे। समास के कुल 4 प्रकार होते हैं और एक में समास 2 प्रकार का होता था, ठीक है। कुल कितने पढ़े थे, 6 पढ़े थे। उसी में से एक देखते हैं द्विगु समास। क्या देखते हैं, द्विगु समास कहता है जिस समास का पूर्व पद क्या हो, संख्यावाची हो,
जिस समास का पूर्व पद क्या हो, संख्यावाची हो, उसे क्या कहते हैं, द्विगु समास कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, द्विगु समास कहते हैं। कहता है जिस समास का पूर्व पद, देखिए पद का मतलब क्या हुआ, हम बोले थे दो या दो से अधिक शब्द हो सकता है, हो सकता है। पूर्व पद का मतलब हुआ पहले वाला, पूर्व का मतलब क्या हुआ, पहले वाला, यानी पहले जो लिखा होगा वह क्या होगा, सबसे पहले यहाँ जिस जहाँ शब्द उसका शुरुआत होगा वह क्या होगा, संख्यावाची होगा। वह क्या होगा, संख्यावाची होगा। अब देखिए ये संख्यावाची क्या होता है, संख्यावाची का मतलब वह संख्या होगा, जैसे एक, द्वि, तृतीय, ये सब होगा। एक दो तीन पढ़ते हैं ना, उसको संख्या कहते हैं ना। एक दो तीन जो है इसको एक, द्वि, तृतीय ये सब लिखेंगे, ये क्या हुआ, संख्यावाची हो। ठीक है, कहता है पूर्व पद क्या हो, संख्यावाची हो। पूर्व पद क्या हो, संख्यावाची हो। और द्विगु समास में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। किस विभक्ति का प्रयोग होता है, षष्ठी विभक्ति प्रयोग होता है। द्विगु समास में किस विभक्ति का प्रयोग होता है, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। समझ गए, आपको हम बताए थे जो शब्द जब एक शब्द लिखते हैं तो उसको अगर विभक्त करते हैं तो बीच में किसका प्रयोग होता है, विभक्ति का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है, विभक्ति का प्रयोग होता है। उसी विभक्ति को हटाकर अगर हम शब्द बनाते हैं, अगर विभक्ति लगाकर शब्द बनाते हैं तो समास विग्रह होता है। समास विग्रह, विग्रह का मतलब क्या होता है, अलग अलग भाग में बांटना। ठीक है, अगर उसी को जोड़ के समास का शब्द बनाते हैं तो उस विभक्ति को क्या करते हैं, हटाते हैं। तो द्विगु समास में किस विभक्ति का प्रयोग होता है, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। देखिएगा द्विगु समास में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है, अब देखिए ये षष्ठी विभक्ति के बाद कहता है द्विगु समास के अंतिम में, द्विगु समास के जब उसका विग्रह करते हैं तो अंतिम में समाहारः का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। उसके लास्ट में क्या लगा रहेगा, समाहारः शब्द लगा रहेगा। अगर समाहारः शब्द लगा हुआ है तो कौन समास होगा, द्विगु समास होगा। समझ गए, अगर समाहारः शब्द लगा हुआ है तो कौन समास होगा, द्विगु समास होगा। ठीक है, तो देखिए हम क्या सब बताए, जिसे बताया जो द्विगु समास जो होगा, कहता है इस समास में पूर्व पद यानी पहले जो होगा वह कौन शब्द होगा, संख्यावाची शब्द होगा। कौन शब्द होगा, संख्यावाची शब्द होगा। संख्यावाची शब्द में अगर होगा तो उसमें विभक्ति कौन सा होगा, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। किस विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। षष्ठी विभक्ति के साथ अगर इस शब्द के लास्ट में अगर उसका विग्रह करेंगे तो उसका अंतिम में कौन सा शब्द जुटा रहेगा, समाहारः। कौन सा शब्द जुटा रहेगा, समाहारः शब्द जुटा रहेगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। द्विगु समास में क्या सब होगा, पहले तो संख्या होगा, एक दो तीन ये सब लिखा रहेगा। तो ये संख्या दूसरा में भी हो सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं है जो सिर्फ इसी में संख्या होता है, हो सकता है दूसरा में भी संख्या हो, लेकिन संख्या के साथ इसमें विभक्ति कौन सी होगी, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। किस विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। षष्ठी विभक्ति के बाद इसमें सबसे लास्ट में क्या लगा रहेगा, समाहारः शब्द लगा रहेगा, जो किसी समास में नहीं लगा रहता है। समाहारः शब्द लगा हुआ है, इसका मतलब कौन समास होगा, द्विगु समास होगा। समझ गए, चलिए अब इसी का देखते हैं आगे एग्जाम्पल। चलिए देखते हैं इसका विग्रह कैसे करते हैं। एक चीज और, इसमें क्या होगा, जो ये जो पूरा द्विगु समास में जो भी चीज लिखा रहेगा यह नपुंसक लिंग में होगा। या किसमें होगा, नपुंसक लिंग का ही शब्द द्विगु समास हो सकते हैं। तो द्विगु समास के लिए आपको चार हम बताए। एक तो क्या होगा, संख्यावाची होगा, एक संख्यावाची होगा मतलब एक दो तीन। दूसरा क्या बताए, षष्ठी विभक्ति होगा। तीसरा लास्ट में समाहारः लगा होगा। चौथा जो यह किसमें होगा, नपुंसक लिंग होगा। यह क्या होगा, नपुंसक लिंग होगा। कौन सा समास, द्विगु समास। एग्जाम्पल में देखते हैं, कहता है लिखा हुआ है त्रिलोकी। त्रि का मतलब कितना, तीन। तो क्या लिखेंगे, त्रयानांग, त्रयानांग। ठीक है, देखिए लोक क्या होता है, इससे किसका बोध होता है, आदमी का। लोकानांग, त्रयानांग, देखिए षष्ठी विभक्ति होता है ना, अंशवर। त्रयानांग, लोकानांग, अंतिम में क्या बोले थे लगाने के लिए, समाहारः। ठीक है, त्रयानांग, लोकानांग, समाहारः। त्रयानांग,
लोकानां समाहार, त्रयाणां लोकानां समाहार। ठीक है। अब पंच पात्रम का देखिए, यहाँ क्या है, पंच मतलब क्या है, पांच, क्या लिखेंगे, पंचानां, पंचानां। देखिए पात्रं, पात्रं, अंतिम में क्या लिखेंगे, समाहार। ठीक है, पंचानां पात्रम समाहार। ठीक है, समझ गए। ध्यान देखिए, पात्रम होगा या पात्रानांग भी लिख सकते हैं। ठीक है, पात्रम पात्रांग होगा या पात्रानांग भी लिख सकते हैं। ठीक है, पंचानांग पात्रानांग समाहार। अब देखिए यहाँ क्या लिखा हो, अष्टाध्यायी, क्या होगा, अष्टानांग, अध्यायानां समाहार। ठीक है, अष्टानांग अध्यायानां समाहार। इसका मतलब क्या देखिए, देखिए षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ सब में, सब में देखिए संख्यावाचक पहले लिखे हुए हैं, त्रि मतलब तीन, पंच मतलब पांच, अष्ट मतलब आठ। ठीक है, संख्या लिखे हुए, ये बीच में शब्द है जो शब्द के लिए लिखा हुआ है। ठीक, सब में देखिए कौन सी विभक्ति है, षष्ठी विभक्ति है, अंशवार लगा हुआ है, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ। अंतिम में क्या हुआ, समाहार का प्रयोग हुआ, लिखे हैं सब में समाहार। यह कौन सा समास होगा, द्विगु समास होगा। ठीक है, यही होगा, इसे कहते हैं, ये शब्द बना तो ये शब्द है, ये समास को तोड़ के लिखे जिसे कहते हैं समास विग्रह। अगर लिखेगा समास विग्रह करें तो ये लिखिएगा। ठीक है, अगर ये दिया हुआ होगा तो ये शब्द पूछेगा, नहीं तो ये दिया होगा तो पूछेगा किस समास का उदाहरण है, तो द्विगु समास का उदाहरण है। ठीक, यही था एग्जाम्पल, ये अपने से लिखिएगा, पंचवटी क्या होगा, पंचानांग बटानांग समाहार होगा। चलिए, ये था एग्जाम्पल। इसमें क्या क्या देखे, जो पहला होगा क्या लिखा हुआ, जो संख्यावाचक होगा लिखे हैं। दूसरा षष्ठी विभक्ति में होगा, दोनों पर देखिए षष्ठी विभक्ति लिखा हुआ है। तीसरा समाहारा लगा होगा, सब में समाहारा लगा हुआ है। चौथा नपुंसक लिंग में होगा, देखिए सब नपुंसक लिंग में लिखा हुआ है। ठीक है, किसी का जेंडर का पता नहीं है। चलिए अब देखते हैं अगला समास। चलिए देखते हैं द्वंद्व समास। द्वंद्व समास क्या होता है, कहता है जिस समास में दोनों पद प्रधान हो, क्या हो, दोनों पद प्रधान हो, उसे क्या कहते हैं, द्वंद्व समास कहते हैं। देखिए दोनों पद पूर्व पद, पहले वाला हम जब द्विगु समास देखे थे उसमें क्या था, पहला पद प्रधान हो, यानी एक ही शब्द ऐसा होगा जो वैल्यूएबल होगा, उस शब्द के लिए एक ही शब्द ऐसा होगा जो क्या होगा, वैल्यूएबल होगा। लेकिन इसमें क्या कहता है, नहीं ऐसा नहीं होगा। जो दो शब्द आप लिखिएगा ना, दोनों शब्द क्या होगा, दोनों वैल्यूएबल होगा, दोनों क्या होगा, वैल्यूएबल होगा। यानी दोनों शब्द का प्रधानता, दोनों शब्द का प्रयोग एक जैसा ही होगा। ये नहीं होगा जो कोई शब्द कम होगा उसके लिए वैल्यूएबल, कोई अधिक होगा। दोनों की प्रधानता एक जैसे ही होगी, दोनों की प्रधानता क्या होगी, एक जैसे ही होगी। उसका देखिए, इसको पहचानने के लिए क्या करते हैं, तो इसमें देखिए चौ लगा होता है, क्या लगा होता है, चौ लगा होता है। ये चीज बुक में मिल जाएगा, ये चीज नहीं मिलेगा। ठीक है, ये जो दूसरा लाइन आपको लिखते हैं सब बार, ये चीज से आप पहचान सकते हैं, ये चीज आपको नहीं मिलेगी। ये मिलेगा लिखा हुआ, जिस समास में दोनों पद प्रधान हो उसे क्या कहते हैं, द्वंद्व समास कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, द्वंद्व समास कहते हैं। यानी दोनों पद का, देखिए एक एग्जाम्पल आपको समझाते हैं। जैसे लिखा है माता चौ पिता चौ, ऐसा कहीं देखे होंगे लिखा हुआ। इसमें माता की प्रधानता है और पिता की प्रधानता है। ठीक है, इससे इसका एग्जाम्पल में क्या, देखिए इसको पहचानने के लिए ये याद रखे रहिएगा, चौ किसमें लगा होता है, द्वंद्व समास में चौ लगा रहता है। ये याद रहे न रहे, ठीक है, आपको ये याद रखना है। उसमें भी क्या याद रखना है, समाहारा लगा होता है, ये याद रखना है। समाहारा का मतलब होता है द्विगु समास। ठीक है, चौ का मतलब होता है द्वंद्व समास। चौ का मतलब क्या होता है, द्वंद्व समास। जिसे देखते हैं, जिसे एग्जाम्पल में लिखते हैं, जिसे एग्जाम्पल में लिखते हैं, माता चौ पिता चौ, दोनों में क्या लगा हुआ है, चौ लगा हुआ है। माता चौ पिता चौ, ये हुआ समास विग्रह। अगर इसको तोड़िएगा, माता पितरो, ठीक है, माता पितरो, माता चौ पिता चौ। ठीक है, ये चौ के कारण ये क्या हुआ, द्वंद्व समास हुआ। क्या हुआ, द्वंद्व समास। इसमें देखिए दोनों शब्द प्रधान है ना, माता की भी उतनी ही प्रधानता है और पिता की भी उतनी ही प्रधानता है, दोनों क्या है, बराबर। द्वंद्व समास क्या हुआ, कहता है जिस समास में दोनों पद प्रधान हो, क्या हो, दोनों पद प्रधान हो, उसे क्या कहते हैं,
द्वंद्व समास कहते हैं। द्वंद्व समास को पहचानने का क्या नियम होगा, इसमें क्या लगा रहेगा, च लगा रहेगा। इसमें क्या लगा रहेगा, च लगा रहेगा। चलिए और इसमें एग्जाम्पल देखते हैं आगे। चलिए एग्जाम्पल में देखते हैं क्या लिखा हुआ है, राम लक्ष्मणो, रामश्च लक्ष्मणश्च, च देखिए लिखा हुआ है ना, ठीक। देखिए इसे लिखा हुआ है रामो, क्या है, रामश्च रामश्च, दो बार राम, अगर रामो से एक शब्द है तो उसको उसी का दो बार देखिए। इसे देखिए लिखा है हरि हरो, हरिश्च हरिश्च, देखिए अनि अहिन कुलम, अहिश्च नकुलश्च, शीतोष्णम, शीतं च उष्णम च, ठीक है। और देखिए ये तो आप बोलिएगा सर पता कर लेंगे, जो ये अगर चल लगा हुआ है तो हम क्या बना लेंगे, ये बना लेंगे, पहचान जाएंगे तो ये द्वंद्व समास। कैसे, तो च लगा हुआ है, पहचान जाएंगे क्या है, द्वंद्व समास। लेकिन कभी कभी ये भी तो पूछता है इसका विग्रह क्या होगा, तो ये से ये कैसे बना, इससे ये कैसे बना, ये भी तो जानना चाहिए। देखिए इसमें सब में ओ का लगा होगा, ठीक, जिसमें ओ का नहीं लगा होगा, ठीक है। तो अगर ये दे देगा तो आपको ये बना देना है ओ का वाला होगा, ठीक। अगर च वाला दे दे, ठीक, तो अगर विग्रह दिया हुआ है, बोलता है शब्द बनाइए, तो च वाला है तो अंतिम में होगा, जिसे दोनों को जोड़ देंगे। जैसे राम राम लक्ष्मण लिखा हुआ है तो राम लक्ष्मण ओ, ठीक। जैसे राम दो बार लिखा है तो राम ओ, ठीक है। हरि हरि लिखा है तो हरि हरो ओ, अंतिम में ओ का लगा देंगे, ठीक। अगर ये दिया हुआ हो तो ये चीज, इससे तो दूसरा शब्द भी बन सकता है। लेकिन देखिएगा ये शब्द अगर दो शब्द है, दो शब्द का क्या है, योग है, दो शब्द का क्या है, योग है, और उस शब्द में ये लगे तो दोनों शब्द एक जैसा है, दोनों शब्द एक जैसा है, दोनों एक जैसा ही लग रहा है, दोनों में किसी को हम क्या कर सकते हैं, अलग नहीं कर सकते हैं। दोनों शब्द में से किसी को हम क्या कर सकते हैं, अलग नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसा हो, अगर अलग नहीं कर सकते हैं, तब कौन सा समास होगा, द्वंद्व समास होगा। कौन सा समास होगा, द्वंद्व समास होगा, और उसको ऐसे करके बनेंगे। ठीक है, कुछ ना कुछ चीज तो समझना पड़ता ही है, ऐसा नहीं है जो हर एक चीज को आपको हम ये क्लू बता देंगे, ये देख लो आंसर ये हो जाएगा। अगर ऐसा होता तब हर एक बच्चा को 100 में 100 नंबर ही आता, ठीक है, कम को ही आता है 1, 2, 5, इससे ज्यादा 100 मार्क्स नहीं ला पाते हैं किसी सब्जेक्ट में। क्यों, वही है आपको, देखिए ये चीज काम तब तक ही करता है 70-80 नंबर तक। उससे आगे के लिए कुछ ना कुछ नॉलेज भी होना जरूरी है। आप संस्कृत में 100 नंबर लाए, पता चला आपको संस्कृत में आता है कुछ नहीं, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। नहीं तो अब तो है फेल भी कर जाइए तो पास हो ही जाइएगा, पढ़ने लिखने की कोई आवश्यकता अब नहीं रही। ये चीज देखिए क्या बनेगा, इससे ये बनेगा, इससे ये कैसे बनेगा, तो ओ का लगा रहेगा तो च में तो दीजिएगा। कब, जब दोनों शब्द ये लगे एक जैसा हो, दोनों शब्द कब लगे एक जैसा हो, दोनों की प्रधानता, जैसे माता पिता में माता की प्रधानता भी उतनी ही जितनी पिता की थी। राम लक्ष्मण में दोनों एक जैसा है प्रधानता, हरि हरो एक जैसा है, अहिनम एक जैसा है, शीत उष्ण एक जैसा है। किसी में आप क्या कर सकते हैं, कम या ज्यादा नहीं कर सकते, ठीक है। पहचानने का आसान तरीका है, च लगा रहेगा, द्विगु समास, द्वंद्व समास, समाहारा लगा रहेगा, द्विगु समास। ये दोनों चीज आज पढ़ाए। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कल इससे आगे समास में, ठीक है। बाय बाय।